नमस्ते सर। कांग्रेस संदेश में आपका स्वागत करता हूं। जी, और थैंक आप यू। सभी के अनुभव लेकर हम देशवासियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक इसका यू आज सर। हम सबसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम है पार्वती साहू। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की हूँ और मैं अभी लगातार इस यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक अतिथि यात्री के रूप में चल रही हूँ। आपका एजुकेशन और परिवार के बारे में मेरा एजुकेशन है, मैं सिविल इंजीनियर BE से लेकर M.Tech स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ और अभी मैं वकालत सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा एग्ज़ाम भी है अभी दिसंबर में। उसको छोड़कर मैं राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा, ऐतिहासिक यात्रा से प्रेरित होकर के मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रही हूँ सर। बहुत अच्छा। जब आपको पहली बार भारत यात्रा के बारे में मालूम पड़ा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसे कौन सी प्रेरणा थी, कारण क्या था जिसने आपको यहाँ आने के लिए विवश कर दिया? देखिए सर, मैं 30 अगस्त से दिल्ली में जो 4 सितंबर की महंगाई पे हल्ला वो रैली था, उसमें मैं सम्मिलित होने के लिए आई थी। तब मुझे पता चला 4 अगस्त को कि 4 सितंबर को जब पता चला कि 7 सितंबर से राहुल जी का कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हो रही है। मैंने देखी कि राहुल गांधी जी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले, त्याग तपस्या बलिदान वाले गांधी परिवार से हैं और हर तरह से उनके पास सारी सुविधाएं, उसके बावजूद भी वो देश की जनता के लिए सोचे कि देश में एक गरीब मजदूर किसान किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, देश में किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम भेदभाव फैलाया जा रहा है, विवाद जिसे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं जब राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा जोड़ने का काम किया नफरत छोड़ने के लिए, और मैं राहुल गांधी जी को देखी कि वो एक ऐसा परिवार से है जो सारी सुविधा में रहते हुए भी देश की जनता के लिए सोचकर भारत को एक शिक्षित, संगठित और अखंड भारत बनाने के लिए, भाईचारे की भावना से एकता के सूत्र में बांधने के लिए जब वो देश की सेवा में निकल सकते हैं, तो फिर हम तो उनके छोटे से एक कार्यकर्ता, एक सिपाही हैं, क्यों ना हम उस यात्रा में सम्मिलित हो। इन सभी चीज़ों से मैं प्रेरित होकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक बिना किसी प्रकार की सुविधाओं का लाभ ना लेते हुए भी मैं अकेले चल रही हूँ। बहुत सुंदर। तो आप जैसे आप यात्रा में चल रहे हैं, आपने देखा है कि आप एक भारत का एक हिस्सा आपने देखा है, आप महसूस भी किया है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर तरह के वर्ग के लोगों से आप मिले हैं। आपको क्या लगता है कि उन सब के लिए आप कैसा भारत ठीक रहेगा, कैसा भारत बनाएंगे उनके लिए अगर? देखिए, हम तो चाहते हैं, हमारा नेता राहुल गांधी जी का भी वही उद्देश्य है कि सबसे पहले जो देश में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जो कि एक आम गरीब को अपना जीवन यापन करने में महंगाई के कारण न क्या कमाएंगे, क्या हमें मजदूरी मिलेगी और हम किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है उन लोग के लिए। मेन बात तो ये है कि हम गैस का ही देख ले, जिससे हम खाना पकाते हैं। गैस का दाम हमारे जो केंद्र में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, तो 400 था, आज वो 1200 हो गया। कहाँ 400 और कहाँ 1200। तो आज गैस लेने में ही प्रॉब्लम हो रही है मेन। और उसके साथ साथ पूरे महंगाई बढ़ चुकी है, हर सामान कॉस्टली आने लग गए, महंगा। और आप देखिएगा कि उसके बाद बेरोज़गारी भी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी इतना कि आज हर युवा, माँ बाप इतने पैसा खर्चा करके बच्चे को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कुछ बने, कुछ करे देश के लिए। कोई M.Tech कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कोई डॉक्टरी कर रहा है, MBBS वगैरह। बस पूरा माँ बाप जो है पूरे बच्चे के पढ़ाई के पीछे पूरा पैसा लगा दें। उसके बाद भी उनको पढ़ने लिखने के बाद उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि जो केंद्र में बैठी हुई सरकार जो सभी सरकारी कंपनियों को निजीकरण कर दिए गए, जिससे वो अधिक से अधिक वर्क को, अधिक से अधिक काम को कम लोगों में ही कर रहे हैं। तो उससे क्या है, लोगों को रोज़गार देने में भी परेशानी हो रही है और हर तरह से लोगों का शोषण हो रहा है। और उनको रोज़गार नहीं मिल पाने के कारण वो अपनी फैमिली, मतलब शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, शादी में भी, पारिवारिक जीवन यापन में भी लेट हो रही, क्योंकि वो खुद नहीं कमा रहे, खुद माँ बाप के खर्चे से चल रहे हैं, तो अपना क्या परिवार को पालेगा। ये भी गंभीर समस्या आ गई है। आज इतने बड़े बड़े लोग 40 साल, 35 साल, 40 साल अभी बिना शादी का अनमैरिड हैं,
तो ये भी देश के लिए गंभीर समस्या है, क्योंकि उनको जीवन यापन करने में ही बहुत जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल पा रही, समस्या से जूझे हुए। तीसरी बात ये है कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं लोगों को। आप देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी गंभीर समस्या महिलाओं के लिए है, तो वो महिलाओं का बलात्कार है, महिलाओं का शोषण है, महिलाओं की उत्पीड़न है। मैं इससे भी प्रेरित हुई कि जब उस टाइम मैं 2019 में आईएएस की तैयारी कर रही थी, मैं दिल्ली में थी, तो कोरोना काल भी था और मेरी कई एक महिलाएं जो थी, मेरी बहना जो थी, उनका बलात्कार किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता लोग ऐसे घिनौना काम करते हैं जिनको शासन देश की सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, वो अगर एक महिलाओं की दर्द पीड़ा ना समझे, वो महिलाओं का बलात्कार करे, प्रताड़ित करे और उनको जिंदा जला दिया जाए, तो हम जैसे कोई न कोई महिलाओं को तो सामने आना चाहिए, पढ़ी लिखी महिलाओं। तो मैं सोची कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब मैं वहाँ से रोटेट ले ली कि ये यात्रा भी है जिसमें हम एक मुद्दा अपनी महिलाओं का भी रख सके, ताकि जन जन को जागरूक भी कर सके। तो इसलिए मैं कन्याकुमारी से चली और कन्याकुमारी से चल करके मैं अपनी एक महिला का ये भी मुद्दा रख रही हूँ, और मैं महिला का टीम बनाते भी आ रही हूँ। महिला की हर स्टेट में मेरी महिला की टीम रहे, ताकि अगर किसी भी महिला को कुछ परेशानी हो तो हम उसमें लड़ सके। मैंने प्रियंका जी का नारा भी दी थी कि लड़की हूँ मैं, लड़ सकती हूँ करके। और मेरा एजुकेशन तो खैर अलग फील्ड है, एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, पर मैं महिलाओं की मुद्दा आजकल देखते हैं, रेपिस्ट लोग वकील को किसी पैसे से बहुत सारी जो है वकील को खरीदना, ये सब करते, तो मैं उसके लिए वकालत की भी पढ़ाई कर रही हूँ। आपको पहले भी बताई कि मेरा वकालत करने का कोई ऐसा कुछ नहीं था, पर रीज़न ये था कि मैं भी कानून की महिला हूँ, तो एक एक हक अधिकार को समझूं, और कल के डेट में अगर कोई महिला, कोई मेरी जैसी बहन अगर पीड़ित होती है तो मैं उसमें पैरवी करके उनको हक अधिकार दिला सकूं। तो इसलिए मैं वकालत भी कर रही हूँ। चौथा चीज़ है कि मोदी सरकार इतने झूठ बोल के बोले थे। अभी जैसे कोरोना काल हुआ तो हमारे गरीब मजदूर बच्चे के जो फैमिली के हैं उनको बहुत परेशानी हुई। नोटबंदी हुई तो जो बड़े बड़े उद्योगपति अधिकारी जो पैसे वाले थे उनको कोई परेशानी नहीं हुई। नोटबंदी हुई तो हम खुद बैंक में जा कर के देखते थे, जो गरीब लोग थे वही पूरे लाइन में लगे थे। अमीर लोग तो अपने से पूरा सब अपने अपने तरीके से जो काला धन को एक नंबर करने में लगे थे, पर गरीब मजदूर जो है एक्चुअल लाइन में लगे थे और उनको पैसे के दाने दाने के लिए तरस रहे थे। उनको यहाँ तक उनको अपने ही बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा भी निकालने नहीं दे रहे थे। उनको मतलब एक फिक्स कर दिए थे कि आप इतना ही निकाल सकते हो, अगर निकालोगे फिर भी उन लोग धक्का खाते, परेशानी हर तरह से सहन की। तो देखिए देश में जो भी परेशानी होती है किसी बड़े उद्योगपति को नहीं होती है, एक गरीब मजदूर किसान ही मरते हैं। किसान भी वो कर्ज से उठते हैं और कर्ज में ही लत करके मर जाते हैं। ये भी देश के लिए बहुत गंभीर समस्या। आप तो अभी देखें कितने अभी बीच में शिकायत आई थी, कई किसान लोग जो है फांसी लगा करके और किसी मतलब आत्महत्या बहुत सारे किए। अब उसके बाद है पांचवें टॉपिक में आते हैं, जैसे कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे विवाद पैदा कर दिए। हम तो सोचते हैं जैसे आज़ादी के बाद कहा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बहन भाई, तो देखते देखते जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है वे केवल एक ही चीज़ को मानते कि वो नहीं सोचते कि हम सभी आपस में भाई हैं, वो केवल अपने भगवाधारी को ही पसंद करते हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं भी राम भक्त हूँ, शिव भक्त हूँ, पर मैं इस प्रकार किसी भी हिंदू मुस्लिम जाति भेदभाव नहीं करती, लेकिन बीजेपी के लोग अधिकतर भगवा को ही करते हैं और बाकी जो मुस्लिम है अन्य समुदाय के हैं उनसे भेदभाव करते हैं। आज मंदिर मस्जिद के नाम से देश में पूरा विवाद पैदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लोग सभी धर्म को मानते हैं और सभी भाईचारे की भावना से रहना चाहते हैं, पर इसमें ये फूट डालने का काम कर रहे हैं, लोगों में दुविधा भय पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। आज बोलते हैं कि हिंदू खतरे में। ये बताओ इतनी अधिक संख्या में यहाँ भारत में हिंदू है तो क्या हिंदू खतरे में है? और खतरे में अगर हिंदू है तो हिंदू आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये केवल हिंदुओं को भ्रम में डाल रहे हैं भगवाधारी लोग। तो इस टाइप की देश में गंभीर समस्या है। तो राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो भारत जोड़ो यात्रा का काम किया। गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो शुरू से सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल रहे हैं और भारत की नींव रखने में गांधी परिवार का बहुत ही योगदान रहा। जब जब देश में परेशानी हुई, जैसे कि गांधी जी ने पहले नमक पर प्रतिबंध लगा था, उसको भी तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। नमक पर लगे प्रतिबंध को आंदोलन चलाया।
उसी प्रकार से आज देश में इतनी गंभीर समस्या बढ़ चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और भ्रष्टाचार, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे जीएसटी देखो आप, जीएसटी इतना टैक्स के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से हर गरीब मजदूर किसान से इतना इतना पैसा वसूली कर रहे हैं। उस पैसे का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। कभी बाग खरीदने में लगा रहे हैं, तो कभी अपनी सरकार को बनाने में, एमएलए एमपी को खरीद करके बनाने में। तो ये सब देखिए, एक जो संविधान है, लोकतंत्र की हिंसा हो रही है, और संविधान का जो हमें हक अधिकार दिया उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के विवाद जो थी, समस्याएं, गंभीर समस्या थी, दूर करने की आवश्यकता थी। तो राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता है जो हर छोटे गरीब मजदूर किसान के दर्द को समझते हुए उन्होंने आगे बढ़ा, और इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी देश को एक अखंड भारत के रूप में, भाईचारे की भावना के रूप में जोड़ने का काम किया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं इस यात्रा में सम्मिलित हुई, मैं सम्मिलित होकर मैं अपने आप को बहुत गौरव में महसूस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आपने यात्रा की एक आधे से ज़्यादा भारत आप देख चुके हैं, इसमें कई तरह के लोगों से मिले हैं, कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, घटना तो काफ़ी है, अधिक है। लोग अपनी अपनी मतलब जो परेशानी है, जो पीड़ित है, वो अपनी परेशानी को लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे विकलांग भी चल रहे हैं, अंधे भी आ रहे हैं, हर किसी की समस्या है। तो मैं एक और देखी, छत्तीसगढ़ से कोई आए हुए थे और वो विकलांग थे। वो बोल रहे थे कि मैं बहुत दिनों से घर के लिए प्रताड़ित हो रहा हूँ, मेरा घर नहीं है। तो मुझे देख करके बहुत मतलब तकलीफ़ हुआ कि किस प्रकार से, मतलब ऐसा है कि एक गरीब, एक तो उनका पैर विकलांग है और फैमिली भी चलानी है, लेकिन वो अभी दर दर घर के लिए भटक रहे, रहने के लिए घर नहीं है। दूसरी चीज़ें मैं बताइए आपको, सबसे ज़्यादा प्रेरित और मैं दर्द महसूस जब मेरी बहन बेटियों का देश में जो है उनको जब बलात्कार होते हुए देखी। जब मैं सोती थी घर में तो रात में मेरा सीना दर्द देता था, कि तब मैं उससे निर्णय ली, नहीं अब कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, तो अगर मैं भी सुख अगर भोगने लग जाऊँ तो फिर ये देश की महिलाओं, बहन बेटियों का क्या होगा। तो मेरा पूरी वो है कि मैं पूरे ऑल इंडिया में एक महिला का टीम तैयार करूं, और जो भी हक अधिकार है मैं उनको पूरा हक अधिकार दिलाऊं, और ताकि कोई एक महिला के ऊपर गलत वो ना देखे। मैं स्वयं इस चीज़ों से, इस घटना को देखी हूँ और तरह तरह से बातें सुनी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर में बस आप, मैं एक बहन बेटी होने के नाते अपनी बहनों को, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि मैं पूरे हक अधिकार से, अगर मुझे बहन बेटियों के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए जो भी त्याग तपस्या बलिदान करना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पर मेरे को उसके साथ साथ सभी देश के बहन बेटियों से सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर उन लोग सहयोग दें मेरे साथ, तो मैं इस अपनी जो मेरा जो इच्छा है वो मैं पूरी करूँगी, और किसी बहन बेटियों के ऊपर आँच आने नहीं दूँगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कांग्रेस संदेश के लिए आपने समय निकाला, अपने अनुभव बताया, और बहन बेटियों के इतना दर्द रखती हैं आप, उसके लिए हमारा साधुवाद है आप। और हमारी सारी शुभकामनाएं हैं कि आप यात्रा के बाद आपकी व्यक्तिगत यात्रा जो आप महिलाओं के संघर्ष के लिए करना चाहते हैं, उसमें हम सब आपके साथ हैं, और आपकी यात्रा पूरी हो। भारत जोड़ो यात्रा चली।